नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य उमंग पर। आज हम इस वीडियो में मन्नू भंडारी लेखिका का उपन्यास महाभोज पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, महाभोज को हिंदी साहित्य का सिलेबस, चाहे वो यूपीएससी मेंस ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर हो या फिर यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम हो, सभी के हिंदी साहित्य के सिलेबस में मन्नू भंडारी जी के उपन्यास महाभोज को शामिल किया गया है। इसीलिए आज हम इस उपन्यास को डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का सिलेबस है, बहुत ही वाइड है और बहुत सी विधाओं को हमें इस सिलेबस में पढ़ना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ये उपन्यास है लगभग 120-30 पेज का एक उपन्यास है। तो इसको पढ़ने के लिए एक विद्यार्थी को 2 से 3 दिन लग जाते हैं और नए विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से समझ में भी नहीं आता कि लेखिका क्या बात कर रही है। मैंने खुद इस उपन्यास को 8 से 10 बार पढ़ा है। मेरी यूपीएससी की जर्नी में भी मैंने ये पढ़ा और एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के दौरान भी मैंने इस उपन्यास को पढ़ा है। तो मैं आज अपने अनुभव के आधार पर आपको कम समय में और विस्तार से इस उपन्यास को समझाऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना और हम स्टार्ट करते हैं मन्नू भंडारी लेखिका का उपन्यास महाभोज। महाभोज को शुरू करने से पहले मैं इसकी लेखिका श्रीमती मन्नू भंडारी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। महाभोज की लेखिका मन्नू भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के भानपुरा में 1931 में हुआ है और इन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता से और हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से भी अपनी विद्या ग्रहण की है और इनका विवाह श्री राजेंद्र यादव के साथ हुआ। इन्होंने अनेक विधाएं लिखी हैं, जिनमें से आपका बंटी और महाभोज इनकी प्रमुख विधाएं हैं और ये आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लेखिका के संक्षिप्त परिचय के साथ। महाभोज उपन्यास की शुरुआत लेखिका ने इस लाइन से की है: लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषर लावारिस नहीं। तो लेखिका ने जो ये महाभोज उपन्यास शुरू किया है, तो ये लाइन है, इसमें क्या है, विशेषर जो है ये मुख्य पात्र है और जिसकी मृत्यु हो गई है। शुरू में ही उसकी मौत से ये उपन्यास शुरू होता है और विशेषर की जो लाश है वो पुलिया के किनारे मिली है, ऐसा लेखिका यहाँ से शुरू करती है। अब इसमें आगे कई पात्र आएंगे, जैसे कि दा साहब हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं और अभी उनकी पार्टी सत्ता में है। उनके एक असिस्टेंट पांडे बाबू हैं और बहुत से पात्र इसमें आते जाएंगे और घटनाएं। तो मैं आपको पात्रों के बारे में और घटनाओं के बारे में इस तरीके से समझाऊंगी जिस तरह से सवाल परीक्षा में बनते हैं। तो आप ध्यान देना इन बातों पे और हम अपना उपन्यास शुरू करते हैं। गांव सरोहा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। जो ये सरोहा क्षेत्र है ना, ये एक चुनाव क्षेत्र है पूरा, और जो ये गांव है विशेषर का, ये सरोहा से 20 मील की दूरी पर है। तो लेखिका बताती है कि जो सरोहा से 20 मील की दूरी पर विशेषर का गांव है, वहाँ पर पुलिया पर विशेषर की लाश मिली है। पर विशेषर जो है वो लावारिस नहीं है, उसके माँ भी है और बाप भी है। विशेषर की मौत एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बन गई है और इसका कारण क्या है? ऐसे तो गांव में रोज़ विशेषर मरते रहते हैं, पर शहर या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेखिका कहती है कि जो ये विशेषर की मौत हुई है, ये उस समय पर हुई है जब एक चुनाव उस क्षेत्र में होने वाले हैं और लेखिका उसी बात पर व्यंग करते हुए ये पूरा उपन्यास लिख रही हैं कि चुनाव के समय में हालात कैसे बदल जाते हैं, एक छोटी सी घटना भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी को आगे लिखते हुए लेखिका बताती हैं कि विशेषर की मौत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि गांव में चुनाव का समय है और चुनाव होने, चाहे वो उपचुनाव ही है, एक ही सीट के लिए चुनाव होना है, पर यह सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है।
लेखिका इसी पेज में बताती है कि इससे पहले भी जो गांव के कोने पर झोपड़ियां हैं उनमें आग लगी और 9 लोग उसमें जिंदा जलकर कंकाल हो गए। तो उस समय की बात बताते हुए लेखिका कहती है कि पर वो समय चुनाव का नहीं था, इसलिए बात को दबा दिया गया। पर विशेषर की मौत आज मुख्य मुद्दा क्यों बन गई है कि समय चुनाव का है। तो उस घटना का विवरण भी लेखिका ने इसमें दिया है कि क्या हुआ था। गांव की सरहद से जरा हटके ही हरिजन टोला है और वहां झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी, आदमियों सहित। लेखिका ने मतलब अंडरलाइन करके ये चीज़ बताई, आदमियों सहित, और उस आग में 9 आदमी झुलस कर ख़त्म हो गए थे। पर क्या हुआ, जब ये घटना हुई तो दनादन राजनेताओं की गाड़ियां आई, अखबार नवीशों ने उस राख के दनादन फ़ोटो खींच कर ले गए, पर कुछ नहीं हुआ। जैसे हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, अगले पन्ने पर हम आएंगे तो जो इन अखबारों में जो भी विवरण लिखे गए वो शहर के व्यक्तियों तक पहुँचे। चाय की घूंट के साथ चुस्की लेते हुए अखबार को भी लोगों ने पढ़ा, ऐसा कुछ लेखिका लिखती हैं। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगियों की तरह ही अखबार भी रद्दी के ढेर में चला गया। मतलब लेखिका बता रही हैं कि जो अभी 1-1.5 महीने पहले घटना हुई थी, पास की झोपड़ियों में जो आग लगा दी उसमें 9 लोग जिंदा कंकाल में तब्दील हो गए, झुलस गए, पूरी तरह ख़त्म हो गए। इतनी बड़ी घटना भी जब शहर तक पहुंची थी तो कुछ लोग आए थे, धूल उड़ी थी गांव के रास्तों में, पर घटना का असर सिर्फ यही हुआ कि शहर के लोगों ने इस मुद्दे को सिर्फ चाय की चुस्कियों के साथ अखबार में पढ़ा और बात वहीं पर ख़त्म हो गई। और विरोधी दल के नेताओं ने सत्तारूढ़ दल पर थोड़े से आरोप लगाए, ये सब हुआ। बड़े अफसरों ने अपने बड़ेपन और मुस्तैदी पर दिखाने के लिए तुरंत 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। ये बता रही हैं कि कांस्टेबलों को तो सस्पेंड किया गया। व्यंग भी है इसमें, लिखा है गेहूं के साथ घुन पिसने का मुहावरा पुराना है, पुरानी स्थितियों पर भी लागू होता रहा होगा। पर आज क्या हुआ है कि गेहूं तो सुरक्षित है पर घुन चकनाचूर हो गया है, क्योंकि कह रही हैं कि जिसमें बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ था इस घटना में, उनका तो बाल भी बाका नहीं हुआ, पर बेचारे 2 कांस्टेबल जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो लेखिका इसी बात का व्यंग करती हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है या जिसके हाथ में शक्ति है उसको बाल बाका करना बहुत मुश्किल है, पर जो अगर बात थोड़ी बहुत उजागर भी होती है, स्पष्ट भी होती है, तो क्या किया जाता है कि छोटे मोटे कांस्टेबल या नीचे के पद पर रहने वाले लोगों को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ऐसे ही 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया गया। आगे लेखिका इस पेज में लिखती हैं, पेज नंबर 8 में पढ़ रही हूँ। अभी पहले वाली घटना से बिगड़ी हुई स्थिति पूरी तरह सम पर आई भी नहीं थी कि यह घटना घट गई। विशेषकर कोई बड़ी हस्ती नहीं, न ही उसका मरना कोई ऐसी बड़ी घटना है कि बात तुरंत फुरत शहर पहुंच जाए। वैसे तो जो चमार जलकर मर गए थे उनके भाई बंधु जो आंसू बहाने के लिए बच गए, वे कौन सी तोपते, पर हंगामा तो खूब मचा ही। बिशु की लाश को लेकर भी मचेगा। तो लेखिका कहती है कि बिशु एक इतना कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, उस पर बात सिर्फ इसलिए हंगामा मच रहा है कि अभी चुनाव है और अगर गांव के लोगों ने इस मुद्दे को पकड़ा तो चुनाव में दोनों ही दल को, जो विपक्षी दल है और सत्तारूढ़ दल है, दोनों को ही इस बात का भनक है कि अगर हो गया तो वोट पाने बहुत ही मुश्किल है। और हम सब भी जानते हैं कि राजनीतिक लोगों के लिए वोट का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो लेखिका इसी सभी राजनीतिक वातावरण पर व्यंग करते हुए यह उपन्यास लिख रही हैं। अब मैं पेज नंबर, यही सब बातें लेखिका ने पेज नंबर 8 पे बताई हैं। फिर हम आते हैं पेज नंबर 9 पे। 1.5 महीने बाद ही तो चुनाव है। उपचुनाव विधानसभा की 1 सीट भर का है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेखिका वो मुद्दे को बताती हैं।
सुकुल बाबू खड़े हो रहे हैं, समझ लीजिए पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। तो लेखिका बताती है कि पिछले चुनाव में हारे हुए सुकुल बाबू अब की बार पूरी ताकत के साथ इस सीट को जीतने के लिए मैदान में हैं। तो ये सारा सुकुल बाबू के बारे में कि क्या क्या उनके साथ पिछले इलेक्शन में हुआ वो सब लेखिका ने इस पेज पर लिखा है। शहर में सबसे महत्वपूर्ण, अब नीचे हम आते हैं तो ये तो एक पक्ष की बात हो रही है, जो है कौन, सुकुल बाबू, जो इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं। पर आज स्थिति यह है कि इधर बिशु की लाश जली और उधर शहर के कोने कोनों में खलबली। कि आज ये उपचुनाव के कारण स्थिति है कि इधर तो बिशु की लाश को भी अग्नि दी गई है और शहर के कोने कोने में खलबली मच गई है। शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दा साहब। अब उपन्यास में एक और चरित्र दा साहब का आगमन हो रहा है, जो है दा साहब क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और जो है एक अध्यक्ष मान लो एक राजनीतिक पार्टी के वो हैं। अकेले बैठे हैं, मौन, गंभीर, कुछ चिंतित और परेशान भी। अब उनकी जो स्थिति है उस पर बता रही हैं कि कैसे किस स्थिति में है दा साहब, और उसका पूरा रेखा चित्र सा खींच दिया है लेखिका ने यहाँ पर चिंता है कि उसके कोई आसार बाहर नहीं है। चेहरे की सौम्यता ने उसे भीतर ही ठेल रखा है। जो ये दा साहब हैं इनकी सहजता का वर्णन करती हैं कि इतनी बड़ी घटना दा साहब तक पहुँच गई है। कुछ तो है अंदर चल रहा दा साहब के अंदर, पर उनका अनुभव और मतलब इतने सहनशील व्यक्ति हैं कि शिकन भी चिंता की उनके चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ रही है। मतलब खेले हुए खिलाड़ी, कहते हैं ना, मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीतिक क्षेत्र के। दा साहब का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे भव्यता के फ्रेम में मढ़ा हुआ है। गोर वर्ण, सुता हुआ शरीर, कहीं भी 1 इंच फालतू चर्बी नहीं दिखाई देती शरीर पर। तो दा साहब के चरित्र का पूरा वर्णन इस पेज में लेखिका कर रही हैं। पेज नंबर 10 पर लेखिका ने दा साहब का वर्णन किया है। अब क्या है, दा साहब अपने कमरे में बैठे हुए हैं और उनके कमरे में ऐसी जो भी डेकोरेशन हो रही है उसके बारे में बताते हैं, और दा साहब की दिनचर्या के बारे में बताते हैं कि उनका कुछ टाइम फिक्स है और वो उस समय अपने घर के ऑफिस में ज़रूर बैठते हैं। ये सब दा साहब उसूलों के पक्के हैं। ये सब वर्णन इस पेज में लेखिका पेज नंबर 10 में कर रही हैं। आखिर 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुकुल बाबू। इस प्रांत के हारने के बाद भी रुतबा है उनका। अब क्या है, दा साहब अपने कमरे में बैठे हुए हैं और लखन आता है। लखन एक कार्यकर्ता है दा साहब की पार्टी का, और कार्यकर्ता जो कि दा साहब के बहुत ही नज़दीक है। जैसे होते हैं ना राजनीतिक व्यक्तियों के कुछ बहुत ही पर्सनल और एकदम विश्वसनीय पात्र, उस तरह का है लखन साहब। और उसने दा साहब के चुनाव के समय बहुत सारी पार्टी की सेवा की और बहुत सारे काम किए हैं। तो दा साहब का विश्वसनीय पात्र है। लखन सिंह आता है दा साहब के कमरे में और ये खबर देता है दा साहब को कि आज क्या हुआ है, ये सब हुआ है। और वो एक तरह से गुस्से में है कि मतलब बात है, पर दोनों दा साहब और लखन बात को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, सामने नहीं। यही चालाकी है एक राजनीतिक व्यक्ति की, जो व्यंग के माध्यम से मन्नू भंडारी लेखिका जो है वो दिखाना चाहती हैं अपने उपन्यास में। तो लखन जो है वो गुस्से से भरा हुआ है और दा साहब से क्या कह रहा है। लखन को देखकर दा साहब ने स्नेह से स्वागत किया। आओ लखन, क्या समाचार है। पर लखन ने के तमतमाए चेहरे पर नज़र पड़ी तो पूछा, क्या बात है, बाहर बहुत गर्मी है क्या। दा साहब ऐसे आराम से लखन से बात कर रहे हैं, बल्कि वो पहले से जानते हैं घटना के बारे में, पर उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि बहुत सहनशील, एकदम चेहरे पर चिंता की शिकन कोई आती नहीं, मतलब मंजे हुए खिलाड़ी हैं।
गुस्से में लखन की कनपटियों की उभरी हुई नसें तक फड़क रही हैं। कोई विश्वास करेगा कि यह दा साहब के संरक्षण में पला हुआ आदमी है। एकदम उनके विपरीत, मतलब लखन एकदम गुस्से वाला, जो गुस्से को एकदम प्रकट कर देता है, और दा साहब जो सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी बाहर प्रकट नहीं होने देते। बोलता है तो इतने आवेश में कि हकलाने लगता है। लखन की बात हो रही है ये। वो कहता है कि सरोहा में बसेसर नाम के एक आदमी को मरवा दिया गया है। लाश पुलिया पर पड़ी मिली। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। तो लखन को भी क्या चिंता लगी हुई है, सिर्फ वोट की। उसे विशेषर की मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि राजनीतिक लोगों का स्वभाव हो जाता है। तो मत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही सब लेखिका दिखाना बताना चाह रही हैं कि जो ये लाखन सिंह आया है, ये भी क्या कह रहा है कि हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पर पड़ जाएंगे जब होगी असली बात। सब लोगों का अनुमान है कि जोरावर का है यह काम। लखन कहता है दा साहब से कि सब लोगों को अनुमान हो गया है कि ये काम जोरावर का है। अब जोरावर जो है उसको संरक्षण है दा साहब का, पर राजनीतिक व्यक्ति ऐसे स्पष्ट नहीं करते हैं। चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया दा साहब के। मालूम है आपको, लखन कह रहा है दा साहब आपको मालूम है जोरावर का हाथ है विशेषर की मौत में। और यह भी सुना है कि सारे गांव में, अब पेज नंबर 12 पे हम आ गए हैं, इतना सहज और हाँ, और यह भी सुना है कि सारे गांव में भारी तनाव है जोरावर को लेकर। उसके सिवा कोई नहीं करवा सकता यह काम। आगजनी वाली घटना पर किसी तरह लीपा पोती करके गांव वालों को संभाले हुए थे। जो आगजनी हुई थी ना झोपड़ियों में, उसकी बात हो रही है ये हरिजन टोले में। ऊंचे स्तर पर तहकीकात हो रही है, प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। असली मुजरिम का पता लगते ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये लखन कह रहा है दा साहब को। तो इसी स्थिति में चुनाव होता तो ठीक है, कैसी बातें कर रहे। अब दा साहब जवाब दे रहे हैं अपने उसी सील सभा में। क्या कह रहे हैं, कैसी बातें करते हो। दा साहब ने वाक्य पूरा नहीं करने दिया। घरेलू उद्योग की इस योजना से करीब उनकी गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। तो लखन कह रहा था कि जो ये गरीबी के लिए एक योजना दी थी, जैसे चुनाव के समय पर लुभावन के तौर पे दिया जाता है, तो ऐसी योजना शुरू की थी। पर अब क्या है, उस योजना का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है कि विशेषर बहुत महत्वपूर्ण पात्र था। और क्या है, प्रियजनों का बिछड़ने का दुख क्या पैसे से भरा जा सकता है, ये सब बातें हो रही हैं। पर लखन तो अपनी ही रो में बोलता चला गया। ऐन मौके पर इस बेवकूफ़ ने बिसु को मरवा दिया, अब कुछ नहीं होने का। लखन ये सब बातें कह रहा। आवेश के मारे मुंह से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी लखन के, और सांवला चेहरा एकदम बैंगनी हो गया। दा साहब के चेहरे पर अभी भी कोई परिवर्तन नहीं है, और वो क्या कह रहे हैं लखन से, इतनी अधीरता अच्छी नहीं, थोड़ा। पर लखन ने में तो पूरी बात तक सुनने का धीरज नहीं, बीच में ही तमक कर बोला, मैं नहीं नतीजे पर पहुंचा, सारा गांव कह रहा है। मतलब दास साहब कह रहे हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि जोरावर ने ये काम किया है। तो वो तमक कर बोल रहा है कि मैं नहीं कह रहा, सारा गांव कह रहा है ये बात। और फिर अगले पेज पर पेज नंबर 13 है, आत्मग्लानि और अपने प्रति उभरे सारा चेहरा। लखन के भाव है कि क्या क्या चेहरे पर भाव है, ये सब लेखिका ने लिखा है। और लखन मतलब इस उसमें है कि दा साहब आप संभालो। पर क्या चक्कर मेन क्या है कि इस इलेक्शन में दा साहब ने वादा किया है कि लखन को ही सुकुल बाबू के विपक्ष में उतारेंगे। मतलब इस पार्टी के लखन, इस सीट के लिए लखन ही उम्मीदवार है। तो लखन को अपने चुनाव से पहले की वे चिंता है। अब आगे क्या है कि ये सब चल रहा है दोनों के बीच संवाद, लखन और दा साहब के बीच।
अब ये कह रहे हैं दा साहब से लखन कि एक इन मशाल वालों को छूट मिली हुई है। मशाल क्या है? एक अखबार है और इमरजेंसी में बंद हो गया था पर उसको दोबारा चलाया गया है। और मशाल वाले, अखबार वाले तो भाई लिखेंगे ही ना चीज़ों के बारे में कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, तो उसको डर है कि कहीं पार्टी का नाम न उछल जाए और कुछ असलियत जो दबी हुई है वो सामने ना आ जाए। पर जो दा साहब है वो अपने ही रौब में है और मतलब उसी शालीनता के साथ एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बैठे हैं। अब लखन कह रहा है कि माफ़ करिए दा साहब, इस बार आप न जोरावर को दबा पाएंगे और न ही यह सीट जीत पाएंगे। इस बार आपको बात अधूरी छोड़ दी लखन ने। मतलब लखन पूरे जोर लगाए हुए है कि किसी तरह से दा साहब को गुस्सा आए और वो एकदम से एक्टिव मोड में हो जाए। लखन का ये पूरी कोशिश है। और दा साहब चुपचाप बैठकर लखन की बातें ही सुन रहे हैं। पेज नंबर 15 पर हम आ गए हैं। अब थोड़ी देर बाद दा साहब ने अपनी नज़रें सुनने में से खींचकर लखन सिंह के चेहरे पर गड़ा दी। भीतर एक उतरती नज़रों के पैनेपन से असहज सा होने लगा लखन सिंह। अब दा साहब थोड़े से एक्टिव हुए हैं और लखन की तरफ देख रहे हैं और लखन इंतज़ार कर रहा है कि दा साहब कब जवाब दें और एक ऐसा जवाब जो कुछ करने का हो कि भाई क्या एक्शन लेना है। पर दा साहब बिल्कुल शांत स्वभाव से सब कुछ सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्थिति का जायजा ले रहे हों। फिर कहते हैं, नाम क्या है इस लड़के का जो मरा? समाधि से उबरते हुए दा साहब ने पूछा। बिसे सर, बिसु कहते हैं गांव वाले। ठंडी तासीर वाला शरबत पीकर भी लखन सिंह की आवाज़ में अभी ठंडाई नहीं थी, खीज और निराशा कम नहीं थी। मतलब दा साहब ने पूछा कि ये लड़का जो मरा है क्या नाम है उसका? तो लखन ने जवाब दिया, बिसे सर। अब है हम पेज नंबर 16। तो दा साहब, अब देखो दा साहब की जो प्रवृत्ति है कि कितनी सहनशील है। पहले से जानते हैं वो सारी घटना के बारे में। कह रहे हैं यह लड़का 8 महीने पहले ही तो जेल से छूट कर आया था ना। 4 साल तक काटी है इसने जेल। तो लखन हैरान हो जाता है कि इनको पता है सब कुछ और फिर इतने अनजान बन रहे हैं और इतने, मैं गुस्से में बोलता जा रहा हूँ और इन्हें तब भी कुछ नहीं बता रहे हैं। मालूम तो करना ही होता है भाई, न मालूम करने से जिस पद पर बैठा हूँ उसके साथ न्याय कर सकता हूँ भला। ऐसा दा साहब कहते हैं लखन से। डीआईजी का फ़ोन आया था। तो वो बताते हैं कि डीआईजी का फ़ोन आया था दा साहब, उससे मुझे पता चला। ऐसा तो नहीं पर इतना ही बस संकेत करते हैं डीआईजी का फ़ोन आया था। तो लखन के मन में फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो पूछता है डीआईजी का फ़ोन आया किस लिए था? तो सब अपने अपने को लेकर परेशान है। वह भी प्रमोशन के लिए झटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का, जो जहाँ है वहाँ से संतुष्ट नहीं, और चाहिए और चाहिए। पर आईजी का तबादला तो रुक गया था, तब इसका प्रमोशन कैसे होगा? लखन की हर बात में शंका लिपटी जिज्ञासा कायम है। साहब कह रहे थे कि टीआईजी का फ़ोन आया था। सबको मतलब अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपने फ़ायदे की लगी रहती है, ऐसा भी संकेत करते हैं दा साहब। अब लखन को फिर चिंता हो रही है कि चलो डीआईजी का फ़ोन तो आया है पर आईजी साहब का तो कोई तबादले की बात नहीं है, तो इनका प्रमोशन कैसे होगा? मतलब उसके मन में पहले ही सवाल उठने लगते हैं। पेज नंबर 18 पर दा साहब और लखन का संवाद ही है और फिर दा साहब से आज्ञा लेकर जाने लगता है अब लखन। अब दा साहब कह रहे हैं लखन से कि चलो ठीक है, सुकुल बाबू की मीटिंग 9 तारीख को है, तो ऐसा करो कि 4-5 दिन बाद अपनी भी मीटिंग रख लो। दा साहब ऐसा कह रहे हैं लखन से और फिर लखन वहाँ से दा साहब से बात करके चलने लगता है। तो दा साहब कहते हैं कि अच्छा तुम पांडे को बोल दो मीटिंग की तैयारी करवाए, और फिर बोलते हैं जैसे अचानक याद आ गया हो
जाओ तो जरा मशाल के दफ्तर होते जाना, दत्ता बाबू ही नाम है ना संपादक का। मतलब वो कहते हैं कि दत्ता बाबू नाम है जो मशाल के संपादक का, उनको कहते जाना। कोई 3-4 महीने पहले इंटरव्यू लेने के लिए समय मांगा था कि अब दास साहब के दिमाग में कुछ चल रहा है। जो दत्ता बाबू संपादक हैं मशाल के, उन्होंने 3-4 महीने पहले समय मांगा था इनका इंटरव्यू लेने के लिए, और इनको अभी याद आ रहा है कि उनको इंटरव्यू देना है और बुलाओ उनको। तो चले जाते हैं फिर लखन और दास साहब की बात को लेके फिर जाते हैं और वो बताते हैं मशाल के ऑफिस में दत्ता साहब को। और फिर इधर फिर बीच में पेज नंबर 20 पे हैं हम। पेज नंबर 20 पे यहाँ सुकुल बाबू जो है उनका सारा बताया हुआ है कि वो कैसे देखने में कद काठी में नाटे हैं, सांवले रंग के हैं, ज्योतिषी वगैरह पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए उन्होंने हरी पीली लाल अंगूठी नगों की डाली हुई है अपने हाथ में। तो उनका सारा वेशभूषा वगैरह पेज नंबर 20 में सुकुल बाबू की, जो कि जो सिरोहा सीट है इस पे खड़े हो रहे हैं। पहले वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब की बार वो सरोहा से, उनकी पार्टी पिछली बार हार चुकी है, अब की बार सरोहा से सुकुल बाबू खुद उस सीट पर खड़े हो रहे हैं। तो सुकुल बाबू के बारे में बताया गया है पेज नंबर 20 पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 21 पर। तो यहाँ पर भी यही चल रहा है कि सुकुल बाबू की बातें हो रही हैं। अभी तक हरिजनों के बूते पर ही चुनाव जीतते आए थे। पिछली बार इन लोगों ने आंख फेरी तो मुंह की खानी पड़ी, पर इस बार कैसे आंखें फेरेंगे और आखिर क्यों फेरेंगे? बिशु सारी जिंदगी इन लोगों के लिए तो लड़ता रहा था, वे बिशु की मौत का हिसाब ही तो मांगेंगे सरकार से, पर इस पर भी लोग उनके सुर से सुर नहीं मिलाएंगे। मतलब वो खुद ही कह रहे हैं कि पिछली बार उन्हें पता है कि हरिजनों के वोट उन्हें नहीं मिले थे, इसी कारण वो चुनाव में हारे थे। पर अब की बार क्या लग रहा है कि बिशु की मौत का मुद्दा बना के जो सत्तारूढ़ दल है वो तो कुछ कर नहीं रहा है, और मतलब ऐसा साबित करने जा रहे हैं कि बिशु की मौत का कारण भी वही है। तो मैं सहानुभूति से इन लोगों को अपने साथ मिला ही लूँगा, ज़रूर मिलाएंगे, और हरिजनों का सुर मिल गया तो फिर ये सुगम संगीत बजने लगेगा, कम से कम उनकी अपनी ज़िंदगी में। तो सुकुल बाबू को लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में तो संगीत बजने लगेगा कि ये अगर हरिजन टोला मेरे साथ मिल गया तो फिर मैं चुनाव में जीत जाऊंगा। पर पूरे क्या है, उनको एक ही डर है, एकाएक उनका मन बिशु के प्रति कृतज्ञता से भर आया। बस एक ही डर है, अब जोरावर हुड़दंग न मचवा दे। अब जोरावर जो है ये गांव का एक दबंग व्यक्ति है और ये दूसरे दल में दा साहब की तरफ है। जैसे पहले भी आए थे ना कि लखन भी कह रहा है कि बिशु की हत्या में जोरावर का हाथ होने की बात कही है लखन ने भी। तो इन्हें भी पता है कि जोरावर जो है वो सत्तारूढ़ दल की तरफ, दा साहब की तरफ है। तो सुकुल बाबू को इस बात का डर है कि जोरावर बनी बनाई बात पे कोई हुड़दंग ना मचा दे। मतलब उनके अपने मन में तो उन्होंने शेख चिल्ली वाले पूरे सपने सजा लिए हैं। तो ये सब है। सरपंच भी तो उसका चाचा है। अब सरपंच जो है गांव का वो क्या है, जोरावर का चाचा है। तो सुकुल बाबू को डर है कि जोरावर ज़रूर कुछ ना कुछ बदमाशी करेगा। अब इसी के साथ पुलिस आती है और जो बिशु का मृत शरीर है उसे लेकर चली जाती है, और ले जाते ही लाश के जाते ही गांव में सन्नाटा छा जाता है, तनाव भरा सन्नाटा। गांव के पूर्व में एक बड़ा सा अखाड़ा है जुम्मन पहलवान का, जिसमें 30-40 पट्टे लाल लंगोटे बांधकर वर्जिश करते रहते हैं दिन रात। अब एक और बात बताई गई है कि गांव की पूरी दिशा में एक अखाड़ा है जहां जो किसका है, जुम्मन पहलवान का। वहां पर लोग कुश्ती वगैरह की ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे ही बिशु की लाश चीर फाड़ के लिए शहर गई, अखाड़े के ये लठैत गश्त लगाने लगे गांव में। अब क्या हुआ है कि पुलिस तो लेके गई है बिशु की लाश को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए कि भाई क्या कारण है मौत का जानने के लिए, और इधर क्या हुआ, जो ये जुम्मन के अखाड़े के लठैत हैं वो गांव में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वो बताया गया है।
अब ये जो सुकुल बाबू है, इनकी मीटिंग की तैयारी होने लगी गांव में। सुकुल बाबू ने कहा कि लोगों की सहानुभूति जीतनी है तो गांव में मीटिंग करनी पड़ेगी। 4 बजे तक गांव एक अच्छे आयोजन के लिए तैयार हो गया। मैदान में 2 तख्त जोड़कर मंच बना दिया गया। अब सुकुल बाबू की मीटिंग की तैयारी पूरी हो गई है और ठीक 6 बजे सुकुल बाबू की एम्बेसडर गांव में प्रवेश कर गई। समय के पाबंद है सुकुल बाबू, और जो ये सुकुल बाबू हैं 6 बजे एक्यूरेट टाइम पर अपने मैदान में आ गए हैं मीटिंग करने के लिए। ये सब बताया गया है पेज नंबर 23 पर। और ये मीटिंग हो गई है सुकुल बाबू की। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ हैं इसी बारे में। और सुकुल बाबू ने पूरे जोर शोर से अपना भाषण देते हैं, हरिजनों को अपनी तरफ मिलाने के लिए पूरी सहानुभूति प्रकट करते हैं उनके साथ। वो कहते हैं, यह मत सोचिए कि मैं यहाँ आपसे वोट मांगने आया हूँ। एक बार हारने के बाद अब हार जीत का अंतर ही मिट गया मेरे लिए। हाथ में लाठी लिए कोई 25-30 आदमी मजमे में इधर उधर बिखरे हुए थे। उनमें से एक बोला तो कौन हकीम बोले रहा खड़े होने को। मतलब पार्टी जैसे जुलूस होते हैं, सभाएं होती हैं, तो दोनों दलों के लोग तो होते हैं। तो एक ने किसी लठैत ने उधर से ऐसे, चाहे जोरावर का लठैत होगा वो, तो उसने कहा कि ऐसे ही छोड़ा एक वाक्य कि किसने कहा है फिर खड़े होने के लिए। सुकुल बाबू सटपिटाई ने तुरंत ही जवाब पकड़ाया, तैश के साथ खड़ा हुआ हूँ आप लोगों की हक की लड़ाई के लिए, बिशु की मौत का हिसाब पूछने के लिए। और फिर दूसरी तरफ से सुकुल बाबू के लोग थे सभा में। उधर से सुकुल बाबू जिंदाबाद, हरिजनों के हमदर्द जिंदाबाद, ये सब नारे लगने लगे। सुकुल बाबू को लगने लगा कि गांव वालों की ओर से जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, पर अभी थोड़ा सा उनके मन में डाउट है कि ऐसी प्रतिक्रिया तो नहीं हुई। उनकी पार्टी के लोग ही थे जो थोड़ी गर्माहट फैलाए हुए थे, बाकी लोग तो दबे सहमे से ही बैठे रहे। लाठियां लिए 10-20 लोग जो दिखाई दे रहे थे जरूर जोरावर के आदमी रहे होंगे। उन्हें लग रहा है कि जो गांव के लोग थे वहाँ के, वो तो कुछ बोले नहीं ऐसा, मतलब जोरदार तरीके से समर्थन देने का वो नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने देखा कि जोरावर के लोग भी वहाँ लाठी लेके घूम रहे थे। अब वो गाड़ी में बैठ के चलने ही वाले हैं कि एकाएक उनके मन में ये ख्याल आया कि थोड़ी सहानुभूति और बटोरनी है तो मुझे विशेषर के पिता से भी, विशेषर के पिता का नाम है हीरा से भी मिलना चाहिए। तो वो ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी वापस घुमाओ। गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पूछा किधर चले? बिशु के घर तो गए ही नहीं। तो वो कहते हैं कि बिशु के घर नहीं गए, वहाँ चलते हैं। अब पेज नंबर 28 पे वो बिशु के घर जाते हैं, पर बिशु के घर ना तो उसकी माँ मिलती है ना ही पिता। एक बच्चे से पूछने पे पता चलता है क्या जाने बिंदा जीजा ले गया है। तो बच्चा कहता है कि बिंदा जीजा ले गए हैं। कौन बिंदा जीजा? रुकमा जीजी वाले। तो रुकमा जीजी के जो पति हैं बिंदा जीजा, वो लेके गए हैं विशेषर के माता पिता को शहर, और वे शहर गए हुए हैं। सुकुल बाबू थोड़ा ठनकते माथे से ही गाड़ी पर लौटे। अब वो है नहीं तो उल्टे गाड़ी में आ बैठे सुकुल बाबू। अब सुकुल बाबू के दिमाग में फिर जोड़ तोड़ चलने लगी कि क्यों गए हैं शहर। उन्हें लग रहा है कि दा साहब ने तो नहीं बुलाया है, क्या चक्कर है। अब यहाँ पर ये सुकुल बाबू का होते हुए फिर आगे अगले पेज पे हम आते हैं, पेज नंबर 29। यहाँ पे क्या है, दत्ता बाबू, जिनको वो लखन बोल के गया ना, मशाल के संपादक है, उनको दा साहब ने बुलाया। तो वो दत्ता बाबू आ गए हैं दा साहब के यहाँ। दत्ता बाबू घुसे तो एक ही मुस्कुराहट में उनका स्वागत भी कर दिया और अभिवादन का जवाब भी दे दिया। अब उन्होंने नमस्कार वगैरह किया दा साहब से, तो दा साहब ने उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका स्वागत किया है। पेज नंबर 29। अब आते हैं हम पेज नंबर 30 पे। तो पेज नंबर 30 पे यही दत्ता बाबू और दा साहब के बीच की वार्ता लिखी हुई है, और इसमें यही सब लिखा है कि इमरजेंसी के टाइम पे कैसे अखबार बंद हो गया था। और दा साहब चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, कहते हैं अखबार को तो साफ साफ लिखना ही
चाहिए, उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। और दत्ता बाबू उनको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। खुलकर टिप्पणी कीजिए, हम गलती करें तो खुलकर निंदा कीजिए हमारी भी। दत्ता बाबू टुकुर टुकुर दा साहब का मुँह ही ताकते रहे। मैं तो भाई कबीर के दोहे का कायल हूँ कि निंदक नियरे राखिए, प्रशंसक से निंदक ज़्यादा हितैषी होता है हमेशा। दा साहब ये बातें कर रहे हैं। अब इतने में ही वो दोनों बात कर रहे थे तो क्या हुआ, फ़ोन आता है। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। दा साहब ने चौगा उठाया। हूँ, कौन? सिन्हा। हाँ बोलो। तो सिन्हा जी का फ़ोन आया है और दा साहब बात कर रहे। तो ये जो सिन्हा है ये कौन है? DIG है, जिन्होंने इन्हें पहले विशेषर की मौत की सूचना दी थी। DIG है सिन्हा, ठीक है। सिन्हा बड़ी लापरवाही, DIG सिन्हा का फ़ोन था। बड़ी लापरवाही से दा साहब ने कहा। दत्ता बाबू के चेहरे पर असमंजस का भाव पुता हुआ था, उनमें कोताहल और आमिला। जी कोई ख़ास बात? तो दत्ता बाबू ने पूछा कि जो ये DIG सिन्हा का फ़ोन था, कोई ख़ास बात? तो दा साहब कहते हैं, दत्ता बाबू को यही बात समझा रहे हैं कि तुम अपने अखबार में सब चीज़ें स्पष्टता के साथ लिखो। ठीक है भाई, तुमको चुनाव जीतना है, पर लोगों की शांति और सद्भावना पर तो मत जियो। होगा क्या, गांव में पहले ही तनाव है और बढ़ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो ये चुनाव के समय में हो रहा है ये सही नहीं है, उल्टे सीधी मीटिंग हो रही है, लोगों को ऐसे कहा जा रहा है। और सुकुल बाबू की मीटिंग के बारे में दा साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के, मतलब सहज लहजे में उसको बता रहे हैं कि अखबार में कल छपना नहीं चाहिए ज़्यादा उसके बारे में, सुकुल की मीटिंग के बारे में। और फिर लास्ट में क्या लीपापोती करते हैं, लेकिन मैं क्यों किसी के विवेक अविवेक पर टिप्पणी करूं, बस अपने कर्तव्य पर चल सकूं और अपनी आत्मा की आवाज़ को कभी अनसुना न करूं, यही बहुत है मेरे लिए। गीता से एक यही बात तो सीख ली है मैंने। उन्होंने सारा बता दिया कि जो सुकुल बाबू ने किया है, वहाँ जाके मीटिंग किया ऐसे समय में, वो सही नहीं है। ये सारे संकेत दे दिए दत्ता बाबू को, ताकि वो अपने अखबार में कोई बढ़ा चढ़ा कर उनके बारे में ना बताए। और अब कह रहे हैं मैं किसी पर क्यों टिप्पणी करूं। और फिर लास्ट में अब सब कुछ समझा दिया है कि कल की मीटिंग के बारे में, और जो विशेषर की मृत्यु हुई है उसमें हमारी पार्टी का कोई नाम, मतलब लहजे में आपने समझाया सही तरीके से। फाइल के पन्ने पलटते हुए दा साहब ने कहा, जा सकते हैं अब आप, पर ध्यान रखिए काम बहुत जिम्मेदारी से हो। फिर नज़रों को दत्ता बाबू के चेहरे पर टिकाकर और आवाज़ में हल्की सी सख्ती लाकर बोले, आपके साप्ताहिक के कुछ अंक देखे हैं मैंने, बात की असलियत पर उतना ध्यान नहीं रहता आपका। जासूसी किस्से कहानियों की तरह बहुत चटपटा और सनसनीखेज बना कर छापते हैं आप बातों को। फिर वही समझा दिया उनको कि आपका साप्ताहिक पढ़ रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ आपका अखबार। तो वो यही सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के खिलाफ कुछ आने नहीं चाहिए अखबार में। अब दत्ता बाबू बेचारे निकले उनके ऑफिस से और फिर अब अपने ऑफिस के लिए लिख रहे हैं। और उनके दिमाग में बस क्या चल रहा है, दत्ता बाबू के अंक करीब करीब छप ही गया होगा। हत्या की तो बात उन्होंने भी लिखी है और काफ़ी सनसनीखेज बना कर ही लिखी है। दा साहब की अंतिम बात और उनका उस समय का तेवर याद आते ही भीतर एक थर्राहट सी होने लगी। दत्ता बाबू को बहुत ही थर्राहट महसूस हो रही है कि भाई मैंने भी, मेरे अखबार में भी ये सब बातें छपी हैं और दा साहब ने यही सब उनको संकेत दिए थे। अब वो बहुत ही तेजी में हैं। मालूम नहीं कि भवानी ने भेजा किसे है वहाँ। भवानी उनके ऑफिस का एक कर्मचारी है। वैसे तो अगले ही अंक में देते उसे, पर यदि रात में आ जाती है तो इसी अंक में दे देंगे। ऐसा निकालना है इस अंक को कि दा साहब भी मान जाए, एक बार नज़रों में चढ़ जाए मसाल तो पोबार है। अब वो सोच रहे हैं कि भाई वो जो कुछ छाप रहे हैं वो तो सही नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस, अखबार के ऑफिस में पहुंचना होगा और वो चीज़ें रुकवानी होंगी। और अब सारी वो चीज़ें रुकवा के अब दा साहब क्या कह रहे हैं, भवानी के घर आदमी भेजकर खबर करवा दी गई। 2 कंपोजिटरों, अब ये सब वहाँ के दत्ता साहब के, दत्ता बाबू के ऑफिस की घटना है। 2 कंपोजिटरों
को अब वापस बुलाया गया, मतलब जो छुट्टी करके लोग चले गए थे उनको वापस बुलाया गया क्योंकि उनको फेरबदल करना है अखबार में। अब दत्ता बाबू कागज कलम लेकर बैठ गए। रोज ही कागज रंगने वाले के लिए भी लिखना इतने संकट का काम हो सकता है, यह पहली बार महसूस किया दत्ता बाबू ने। बाएं हाथ से कुछ भी घसीट देने वाले दत्ता बाबू जिम्मेदारी के बोझ के नीचे कुछ ऐसे दबे कि कलम ही कुंठित हो गई उनकी। 2 लाइनें लिखते और 4 लाइनें काटते, क्योंकि अब वही प्रेशर दिखाया है लेखिका ने कि अखबार वालों के पास, प्रेस के पास भी राजनेताओं का कितना प्रेशर आ जाता है कि वो अपने सच को कैसे लीप पोत के उन्हें दबे स्वभाव में कहना पड़ता है, या फिर ये कह लो कि सत्तारूढ़ दल के विरोध में उनके लिए कहना कितना मुश्किल है। ये प्रेस की भी मजबूरी को यहाँ पर व्यंग्यात्मक ढंग से प्रकट किया है लेखिका मन्नू भंडारी जी ने। और दूसरे ही दिन मशाल का अंक आया बिल्कुल नए तेवर में। हेडलाइन विशेषर की मौत की खबर की ही थी, साथ लंबा वक्तव्य दिया गया था जिससे पुलिस की अभी तक की तहकीकात के आधार पर यह संकेत दिया गया था कि यह हादसा हत्या का नहीं आत्महत्या का है। अब मशाल अखबार में छप गया कि विशेषर का जो ये मौत हुई है ये हत्या नहीं आत्महत्या का है। और साथ ही दा साहब के सख्ती से दिए गए उस आदेश का हवाला भी दिया गया था जिसमें उन्होंने पुलिस की गहरी छानबीन करके एक बेबाक रिपोर्ट तैयार करने की ताकीद की थी। और ये भी बताया गया कि भाई जो विशेषर की जो ये हत्या हुई नहीं है आत्महत्या है, और दा साहब ने बोला है कि पुलिस वाले इसकी बहुत जल्द तहकीकात करें। अब अगले पेज पे, पेज नंबर 38 पर हम हैं। यहाँ पर क्या है, एक त्रिलोचन सिंह है जिनको लोचन भैया जानते हैं। पहले ये क्या थे, सुकुल बाबू की पार्टी में थे त्रिलोचन सिंह। अब ये क्या है, पार्टी चेंज करके पिछले ही चुनाव में दा साहब की तरफ आए थे। पर ये लेखिका ने वही बातें कही हैं कि जैसे दल बदल करके जब कोई नेता दूसरी पार्टी में आता है तो उनका रुख तो भाई वही रहता है। तो ये कहते हैं कि मतलब वो लोग होते ही दल बदल है, गया राम आया राम जैसी कुछ राजनीति उनकी चलती ही रहती है। शिक्षा मंत्री है त्रिलोचन सिंह, और ये अब फिर से उसी जुगत में लग गए हैं कि त्रिलोचन सिंह और फिर स्वास्थ्य मंत्री और एक और मंत्री हैं, उनको ये 3-4 मंत्री मिलकर कह रहे हैं कि हम वो करेंगे भाई, पार्टी को छोड़ेंगे, साथ छोड़ेंगे। और दास साहब इस मतलब वे एक दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास भी पावर है, हमें भी थोड़ी तवज्जो दी जानी चाहिए पार्टी में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ तवज्जो नहीं मिल रही है। दास साहब जो है वो सारे पद अपने आप लेकर बैठे हैं, गृह मंत्री का पद भी जो दास साहब के पास है। तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सदाशिव आत्रे को बुलाया, अप्पा साहब कहते हैं उन्हें। पार्टी अध्यक्ष जो है वो सदाशिव आत्रे, उनको अप्पा साहब कहते हैं। तो ये त्रिलोचन भैया ने उनको बुलाया है और उनको बता रहे हैं कि ये घटनाएं अच्छी नहीं हो रही है, मतलब प्रेशर दिखा रहे हैं ये सब हो रहा है तो ये ठीक नहीं है पार्टी के लिए। और हम कई नेता विधायक जो है एक उसमें है, और हम पार्टी को छोड़ भी सकते हैं, तो देख लो आपकी सरकार गिर जाएगी, ये सब बातें हो रही हैं। तो वो दिखाया गया है कि उनका रवैया किस तरह का होता है। लेखिका ने यही स्पष्ट करने का कोशिश की है। तो ये 3-4 पेजों में लोचन बाबू के बारे में ही लिखा हुआ है। वो अप्पा साहब को यही पार्टी छोड़ने की धमकी सी एक स्वर में दे रहे हैं, अप्पा साहब जो अध्यक्ष हैं पार्टी के। स्वास्थ्य मंत्री हैं एक राव, और विकास मंत्री चौधरी ने बड़े ध्यान से अप्पा साहब और लोचन बाबू के बीच हुई बातचीत का एक एक शब्द सुना। ये स्वास्थ्य मंत्री राव और विकास मंत्री चौधरी को ये इन्होंने त्रिलोचन बाबू ने अपने साथ, जो त्रिलोचन शिक्षा मंत्री हैं, ये तीनों एक उसमें हैं ग्रुप में, और ये अप्पा साहब जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनको बता रहे हैं कि ये घटनाएं जो हो रही हैं। और इनको जो है ना ये त्रिलोचन बाबू ये अपना उम्मीदवार खड़ा करवाना चाह रहे थे सरोहा सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा कराना चाह रहे हैं, पर वो नाम आ गया किसका, लखन सिंह का दे दिया दा साहब ने। तो ये अपनी राजनीति के चक्कर में है।
तो इसलिए ये पार्टी अध्यक्ष को ये सब बता रहे हैं कि तुम सरोहा से लखन सिंह को तो खड़ा करोगे, वो वैसे भी नहीं जीत पाएगा। और दबेसर में ये तो नहीं कह सकते कि लखन सिंह को खड़ा करोगे था, पर उसी के उसमें अपनी ये दिखा रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ देंगे और मुझ में भी बहुत पावर है, मेरे साथ और भी 4-5 विधायक हैं। जो दल बदल करने वाले विधायकों की सामान्य प्रवृत्ति है वो दिखाई गई है इन कई पन्नों में। अब क्या है, लोचन बाबू और अप्पा साहब की बातों को बताने के बाद फिर से लेखिका कहाँ लौट आई है, दा साहब पर। अब दा साहब के घर का थोड़ा ये वातावरण वगैरह बता रही है। पो अभी पूरी तरह फटी भी नहीं, वातावरण में धुंधल का शेष है। दा साहब नंगे पैर हरी धूप पर चहलकदमी कर रहे हैं। अब ये दा साहब हैं जो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठकर, ये उनका नित्य का नियम ही है, और वो हरी हरी घास पर चलते हैं। ये सब विवरण दिया है लेखिका ने पेज नंबर 48 में। अब क्या है, दा साहब वहाँ टहल रहे थे तो उनका जो असिस्टेंट है पांडे, वो भी आता है और दा साहब के साथ टहलते हुए दा साहब को कुछ विवरण दे रहा है, लोचन बाबू के बारे में बता रहा है कि कल जो बात लोचन बाबू की बैठक में वो सुन के आया है, जो अप्पा साहब के साथ की थी लोचन बाबू ने। अप्पा साहब पार्टी अध्यक्ष, तो कह रहा है कि 85 लोग समर्थन करने जा रहे हैं लोचन बाबू का, वो जानकारी दे रहा है दा साहब को। तो दा साहब ज़्यादा रिएक्शन देते हुए मतलब नहीं देते और कहते हैं, बहुत आशावादी है लोचन, अच्छा है इस उम्र में आशावादी होना चाहिए व्यक्ति को। मात्र उम्मीद की डोर से बंधा हुआ आदमी भी बहुत कुछ गुजरता है कभी कभी। तो दा साहब सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं कि अच्छा है, तुम क्यों घबरा रहे हो, लोचन साहब इस उम्र में ये आशावादी हैं, मतलब आशा ही है उनको सब। ये समझ में आ रहा है दा साहब को कि ऐसा कोई 85 उनके समर्थन में नहीं है। ऐसे मतलब पांडे को थोड़ा सा रोकते हैं इस सवाल में। तो पांडे फिर पूछता है कि क्या आप मिलोगे लोचन बाबू से कल। तो दा साहब फिर पांडे को रोकते हैं और कहते हैं, तुम्हें मैंने जिम्मेदारी दी है सरोहा क्षेत्र की, तुम वहाँ के चुनाव के विषय में अपने पूरा काम संभालो और ये लोचन वगैरह को मैं देखूँगा। ये सब लहजा है उनका। अब वो कह रहे हैं, तैयारी के बारे में बताओ। अब सरोहा में भाषण 15 तारीख को है ना, यानी परसों। पांडे जी से कहते हैं दा साहब कि तुम्हें मैंने बताया था कि परसों वहाँ भाषण होना है ना, वो सही काम चल रहा है इस विषय पर। तो पांडे कहता है, जी हाँ, तैयारी पूरी है। घरेलू उद्योग योजना का प्रचार पूरे जोर शोर के साथ हो रहा है। हमारे लोग घर घर जाकर समझा रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं। तो पांडे कहते हैं, हाँ मैं वो भूला नहीं हूँ, मुझे पूरी तरह से याद है और लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो यही फिर कहते हैं दा साहब, उस योजना का अधिक से अधिक लाभ हरिजनों और खेत मजदूरों को ही मिले। तो फिर पांडे जी कहते हैं, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। अब पेज नंबर 50 तक यही उनका ही वार्तालाप चल रहा है और पांडे बार बार में वही सुकुल बाबू की मीटिंग की बात करते हैं, कभी लोचन बाबू की। तो ये सब बातें दा साहब को बता रहे हैं। अब क्या है, गांव का वर्णन दिया है लेखिका ने कि जो वो गांव है विशेषर का, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी सुकुल बाबू की मीटिंग हुई थी उसकी अभी मतलब जो सरगर्मी है वो ख़त्म भी नहीं हुई है। लोग अभी उसी पर बात कर रहे हैं कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं। ये योजना जो घरेलू उद्योग योजना है, इसका उद्घाटन करने के लिए दा साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं आ रहे हैं इस गांव में। तो ये खबर गांव के लोगों तक पहुंच गई और गलियों में अब यही बातें हो रही है। और कुछ लोग ऐसे भी घूम रहे हैं जो पूरी फिराख्त में हैं कि इस योजना को बिखेर कर लोगों को इस योजना की चिंदियाँ बिखेर कर लोगों को आगाह कर रहा है, जो बिशु की मौत को भ्रसक जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसा दल भी गांव में घूम रहा है, वही विपक्षी पार्टी वाले जो बिशु की मौत के मुद्दे को सत्तारूढ़ दल की ही हरकत बनाने या बताने में लगे हुए हैं।
मुख्यमंत्री दास साहब आ रहे हैं गांव में। एक तरफ उनके स्वागत की तैयारी हो रही है जोर शोर से। गांव में नए चेहरों की बाढ़ सी आ गई है। मतलब कि भाई चुनाव जब कोई बड़ा नेता आने वाला है और वो तो मुख्यमंत्री हैं, तो मतलब पार्टी को लगता है कि सभी समर्थक और क्षेत्रों से भी कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए लेखिका ने कहा है कि गांव में नए चेहरों की बाढ़ आ गई है। अब पेज नंबर 51 पर क्या है, दास साहब पहुंच गए हैं वहां उद्घाटन करने के लिए घरेलू उद्योग योजना का। ठीक समय से कुछ पहले ही दास साहब की गाड़ी आ पहुंची, पर गाड़ी सीधी मंच की तरफ नहीं बढ़ी। कहाँ गई? हीरा के घर की तरफ। कि दास साहब का स्वभाव ही है कि वो पहले अपने वो आए ही वो इसलिए हैं कि विशेषर की मौत के मुद्दे को ये दिखा सके कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हम इसकी बहुत अच्छी तरह से छानबीन करवाएंगे। और वो हीरा के घर की तरफ बढ़ते हैं। अब हीरा गाड़ी तक आकर हीरा बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब देखा कि मुख्यमंत्री जी भाई घर पे आए हैं, तो हीरा घर से बाहर आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर दास साहब ने हीरा से कहा कि आओ गाड़ी में बैठो और हम बात करते हैं। बेहद सुखचाते हुए सिमट कर एक कोने में बैठ गया बेचारा, बगल में दास साहब के। अभी हीरा बेचारा गरीब आदमी और वो बहुत सुखचा रहा है, पर दास साहब के कहने पर गाड़ी में बैठ जाता है। फिर दास साहब हीरा से बात करते हैं और बहुत ही ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ही हितैषी हैं वो तो उनके। और फिर ये बात करके मंच पर लौटते हैं और मंच पर अपना भाषण दे रहे हैं अब दास साहब। एक दुख के मौके पर आया हूँ मैं आप लोगों के बीच। चलने लगा तो लोगों ने सलाह दी सुरक्षा का विशेष प्रबंध करके चलूँ। कह रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसी हिदायत भी दी कि तुम्हारे प्रति रोष है गांव में, तो आप थोड़ी सुरक्षा के साथ जाइए। ये सब बातें भाषण में दास साहब लोगों से कह रहे हैं। तो दास साहब कह रहे मैंने उन्हें भी जवाब दे दिया। तनाव गांव में नहीं है, काली झंडियों पर सवार करा के बाहर से लाया गया है। जो तनाव है ये मेरे गांव वासियों को नहीं है। बहुत सांत्वना के साथ मतलब इस लहजे में कहते हैं लोगों से कि मुझे पता है कि आप लोगों में तनाव नहीं है, ये विरोधी पार्टी ने बाहर से लाया हुआ तनाव गांव में फैला रखा है। मेरी प्रार्थना है आपसे मत ओढ़िए इस बाहरी तनाव को। मैं जानता हूँ कि विषय की मौत को लेकर तरह तरह के संदेह उठे हैं आपके मन में। फिर सहज ढंग से बोले, जितने भी संकेत मिले हैं इस घटना के, सब यही बता रहे हैं कि विशेषर ने आत्महत्या की है। और दास साहब ऐसे धीरे धीरे करके इस बात पे आते हैं कि जो भी विशेषर की मौत के संकेत हैं वो यही करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन से यही पता लग रहा है कि विशेषर ने आत्महत्या की है। इतना सुनते ही भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, झूठ है, यह सरासर हत्या है। सामने बैठे नौजवानों में से एक खड़ा होकर चिल्लाया। और फिर दास साहब थोड़े विचलित तो हुए। फिर दास साहब ने माइक के डंडे को हाथ से थाम कर आवाज़ में बुलंदी और थोड़ी कड़क घोल कर आदेश दिया, बोलने का और खुल कर बोलने का हक सबको है। तो और लोग बैठाने लगे उसको, जो पुलिस वाले खड़े थे वहाँ सादा वर्दी में। तो दास साहब ने कहा नहीं बोलने दो इसे। और फिर ये सब बातें हो ही रही थी। फिर क्या बताने लगे कि क्या क्या करवा रहा हूँ मैं। दास साहब, मैंने डीआईजी से कह दिया है कि किसी बड़े अफसर को भेजकर फिर से बयान ले आप लोगों के भेजेंगे वे किसी को। इस बार आप खुलकर अपनी बात कहिए। तो दास साहब बता रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही आया एक नौजवान जो मजमे के किनारे अलग थलग सा ही खड़ा था, एकाएक सामने आया और दास साहब को संबोधित करके जोर से बोला, अरे दास साहब काहे यह नौटंकी कर रहे हो? यहाँ हरिजनों को जिंदा जला दिया गया और आपकी सरकार और आपकी पुलिस तमाशा देखती रही और महीने भर से खुद तमाशा कर रही है। हुआ आज तक कुछ? तो फिर एक और व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने जो थोड़ी देर पहले ही आकर उस भीड़ में खड़ा हुआ था। और ये सब अब ये व्यक्ति कौन है इसके बारे में भी लेखिका बताएगी। तो हम आते हैं पेज नंबर 54 पर।
तो दा साहब कहते हैं अच्छा प्रमाण की तो दा साहब कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? कौन देगा गवाही? ऐसी कोई गवाही देने वाला इंसान है तुम्हारे पास जो बताओ, तो मैं ये पूरी तरह से इसकी बिना भेदभाव के जांच करवाता हूँ। तो फिर वो व्यक्ति जवाब दे रहा है, प्रमाण की ऐसी की तैसी, कौन नहीं जानता कि आग किसने लगवाई? आप नहीं जानते? फिर पकड़वाते क्यों नहीं? अभी किसी गरीब का मामला होता तो पीस कर रख दिया जाता बेचारे को। अब ये व्यक्ति कौन है? ये बिंदा है विशेषर का मित्र। और ये सब बात दा साहब के सामने बिंदा रख रहा है। बिंदा की तैश भरी बात से मंच और मजमे दोनों में फिर खलबली मच गई। दा साहब इस बार भी बड़ी सौम्यता और धैर्य से झेल गए वार को। बिंदा ने ये सब बात कही है कि आपको पता नहीं है, अगर कोई गरीब व्यक्ति होता तो आज अब तक पिस जाता, पर वो संकेत कर रहा है कि कौन है और इसलिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है उसके खिलाफ। अब दा साहब आवाज़ में लेस मात भी आवेश लाए बिना समझाने के लहजे में बोले, नहीं भाई, यह गरीब अमीर का मामला नहीं, कानून का मामला है। दा साहब ऐसे बिंदा को मंच से ही कह रहे हैं। तो ये सब बातें बिंदा की और दा साहब की। और फिर कई बातें बिंदा कहता है आवेश में वहाँ। फिर अचानक दा साहब की बात को बीच में ही काट कर बिंदा चिल्लाया, 30 साल से आप लोगों की बातें ही तो सुनते समझते आ रहे हैं, क्या हुआ आज तक? पेट भरने के लिए अन्न नहीं, आपकी बातें खाली बातें। जैसे सुकूल बाबू तैसे आप। तड़ाक से उसने एक और थूका और मजमे की स्तब्धता को चीर कर दनदनाता हुआ एक और चला गया। बिंदा ने काफ़ी सवाल जवाब दा साहब के साथ बहुत ही आवेश में किए। फिर ये सब हो रहा है। फिर हीरा को देखकर दा साहब बोले, इस योजना के उद्घाटन के लिए विशेषर के बाबा से सही आदमी और कौन हो सकता है? जो ये घरेलू उद्योग योजना है, इसका उद्घाटन करने के लिए तो मुख्यमंत्री जो ये दा साहब हैं सत्तारूढ़ दल के, ये खुद आए हैं, पर ये क्या एक और पासा फेंक रहे हैं कि पूरे गांव की सांत्वना और अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि मैं नहीं, इस घरेलू उद्योग योजना का उद्घाटन हम विशेषर के पिता हीरा के हाथों से करवाएंगे। और फिर हीरा को लेकर वो जाते हैं एक अस्थाई दफ्तर। लेखिका लिखती भी है कि इस योजना के उद्घाटन के लिए एक अस्थाई दफ्तर बनाया गया है और वहीं पर अब हीरा को लेकर और दा साहब और लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और फिर क्या किया गया? पांडे जी, दा साहब और हीरा एक ट्रैक्टर में बैठकर जुलूस की शक्ल में घरेलू उद्योग योजना के दफ्तर तक गए। एक चेक हीरा के हाथों से अस्थाई दफ्तर के एक अस्थाई अधिकारी को दिलवाया गया। पांडे जी ने अपने छोटे से भाषण में यह बात साफ कर दी कि विधानसभा ने अभी इस योजना के लिए बजट पास नहीं किया है। बजट पास होगा तभी तो दा साहब ने अपने फंड में से रुपया निकालकर योजना का शुभारंभ कर दिया है। तो पांडे जी ने ये भी कह रहे हैं, लेखिका यही बताना चाह रही है कि ये सिर्फ एक कागजी योजना है, ना कोई फंड पास हुआ है, ना कोई योजना का सही रूपरेखा तैयार की गई है, पर इस चुनाव को देखते हुए एक लुभावन सा वादा है गांव वालों के लिए। इसीलिए और एक ये भी दिखा रहे हैं कि अभी तो ये बहुत बड़ा काम किया है, दा साहब ने अपने पैसे से योजना शुरू की है। अधिकारी को चेक देते हुए एक बड़ी सी तस्वीर छप गई सुबह मशाल अखबार में। अब ये मशाल अखबार में भी छप गई और दा साहब की, जैसे कि दत्ता बाबू को पहले ही समझाया था दा साहब ने, मशाल के जो संपादक हैं, तो उन्होंने ये तस्वीर छापी है और उनकी तारीफ़ में बहुत सारी बातें दा साहब की तारीफ़ में लिख दी हैं मशाल में। अब दूसरी तरफ जो ये हैं सुकूल बाबू, उनके दफ्तर की बात आई है। अब लेखिका यहीं 57 पेज पर लिख रही है। अब उनके 2 चमचे हैं सुकूल बाबू के, बिहारी और काशी। वो आकर सुकूल बाबू को सारी जानकारी देते हैं। तो बिहारी और काशी आए हुए हैं सुकूल बाबू के दफ्तर में और ये जानकारी
दे रहे हैं सुकुल बाबू को कि दास साहब ने काफ़ी रंग जमाया, लोगों की पूरी कोशिश की वोट हासिल करने की और सांत्वना हासिल करने की। तो कह रहे हैं बिसु की मौत का हादसा हवा का रुख बदलने के लिए बहुत कारगर हो सकता है, पर निर्भर करता है बस इस बात का कि कौन कितनी चतुराई से इसे अपने पक्ष में मोड़ ले। वो यही कह रहे हैं कि दास साहब ने बहुत अच्छा वहाँ पे ये दिया है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं, पर कितनी चतुराई से हमारी पार्टी या हम लोग सक्रिय होकर इस मुद्दे को अपने पक्ष में ला सकते हैं, अपनी वोट इसके माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं। फिर बिहारी बताता है कि बिंदा है एक बिसु का खास दोस्त, सुकुल बाबू को बता रहे हैं ये सब बात, और उसने दास साहब को गालियाँ वगैरह भी दी हैं और ये सब चीज़ें हुई हैं, ये पूरी जानकारी देते हैं सुकुल बाबू को। ये सब बातें सुकुल बाबू, बिहारी और काशी के बीच चल रही हैं। और फिर अभी ये तो कहता है बिहारी और काशी दोनों जो चमचे हैं, इनमें आपस में भी नोक झोंक हो रही है कि तुमने ये नहीं किया सही से, अगर तुम ऐसा बंदोबस्त करते तो हमारी पार्टी का अच्छा वो हो सकता था। पर फिर बिहारी अपने आर्ग्यूमेंट दे रहा है, पर बीच बीच में सुकुल बाबू उनको रोकते हैं, जैसे कि किसी भी मंत्री के या नेता के, राजनीतिक नेता के चमचे करते हैं, उस तरह का वार्तालाप बीच में इसमें दिखाया गया है। तो अब एक बात 61 पेज तक बिहारी, काशी और सुकुल बाबू की वही बातें हो रही हैं कि किस तरह से वोट को अपने पाले में लाया जाए। फिर सुकुल बाबू कहते हैं ठीक है, तुम इतनी गर्मा गर्मी कर रहे हो, वो छोड़ो, तुम आपस में ऐसे बहस मत करो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, 4 दिन चाहे और ज़्यादा ले लो, पर बस यह रैली ऐसी होनी चाहिए कि तहलका मच जाए। सुकुल बाबू कहते हैं कि मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ, 4 दिन और फालतू ले लो, पर जो ये गांव में रैली होनी चाहिए होने जा रही है, ये बहुत ही दमदार होनी चाहिए। सारे हरिजन और खेत मजदूर मौजूद हो इसमें, औरत बच्चों के साथ, बहुत ज़रूरी हो गया है ये है। अब वो कहते तुम अपनी ये बहस छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि जो रैली होने जा रही है उसमें सभी लोग उपस्थित होने चाहिए। देखो, जोरावर वाले वोट ही सबसे बड़ी ताकत है दास साहब की, 35% सॉलिड वोट। मतलब सुकुल बाबू कह रहे हैं कि ये तो पता ही है कि जोरावर जो वोट अपने खेमे में लिए हुए हैं 35%, वो तो दास साहब की तरफ ही जाएंगे। अब तुम क्या है, जो 65% वोट हैं उनको तो पूरी तरह से अपनी तरफ लो। ये सब बातें सुकुल बाबू बिहारी और काशी से कह रहे हैं कि रैली दमदार होनी चाहिए। लोगों में फैली निराशा की बात से बड़ी आशा जागी सुकुल बाबू के मन में। तो काशी कहता है कि दास साहब ने पूरा अपना जोर लगाया, पर लोगों पर इतना ज़्यादा प्रभाव अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों के मन में निराशा है। तो इस निराशा की बात को सुनकर उसके बारे में लिखा गया है सुकुल बाबू का रिएक्शन। लोगों में फैली निराशा की बात से बड़ी आशा जागी सुकुल बाबू के मन में। उत्साहित होकर बोले, अब एक ऐसी रैली करवा दो जैसी इस प्रांत में के इतिहास में न हुई हो। देखते रह जाएं दास साहब भी, पैसा पानी की तरह भी बहाना पड़े तो कोई चिंता नहीं। ये सब बातें हो रही हैं। और फिर नौकर खाने की सूचना देता है और वो तीनों खाना वाना खाते हैं। इस पेज पर ऐसी ही बातें करते 64 पर। अब थाने की बात आती है, जो वहाँ सरोहा का थाना है वहाँ पर। तो सरोहा के थाने में क्या चल रहा है वो सब बता रहे हैं कि विशेषर की मौत की रिपोर्ट तो हो चुकी है और दास साहब ने भी आदेश दे दिया है, अखबारों में छप चुका है। तो थाने में क्या प्रतिक्रिया चल रही है। आज सवेरे से ही थाने की बड़ी जोर शोर से सफाई हो रही है। टीन की कुर्सियां हटाकर लकड़ी की कुर्सियां लगाई गई है, उन पर गद्दियां भी बिछी है, 2 बेंचें और डाली गई हैं और दीवार पर 2 कैलेंडर टाके गए हैं, एक शिव पार्वती का और दूसरा भारत माता का। भारत माता के एक ओर चरखा काटते हुए गांधी जी और दूसरी ओर तिरंगा लिए जवाहरलाल
तो ये सब चीज़ें बताई हैं कि पुलिस स्टेशन को दोबारा से ठीक, मतलब आम तौर पर ऐसी व्यवस्था पुलिस थाने में वहाँ नहीं थी, पर आज ऐसा सब कुछ प्रबंध किया जा रहा है। गांधी नेहरू को देश एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। अब ये व्यंग है लेखिका का। चप्पे चप्पे में वे आपको विराजमान मिलेंगे, चाहे निर्जीव तस्वीरों के रूप में ही सही। लेखिका ये कटाक्ष कर रही है कि लोग भूल चुके हैं, तस्वीर तो टकी हुई है दीवारों पर उनके जो आदर्श हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, उनको लोग कोई भी अपने दिल में नहीं रखे हुए हैं। आज वो निर्जीव अवस्था में सिर्फ तस्वीरों में ही टंगे आपको दिखाई देते हैं। तो ये थाने का पूरा प्रबंध कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें इस पेज नंबर 65 में है। आज जिन लोगों के बयान होने हैं उनके पास थानेदार ने पहले से ही सूचना भिजवा दी है। जोगेश्वर साहू, महेश बाबू, हीरा और बिंदा के बयान होंगे आज। इन लोगों के आज बयान होने, और बयान लेने के लिए कौन आ रहे हैं? एसपी सक्सेना। सिन्हा जी तो डीआईजी हैं, और एसपी जो सक्सेना है वो इन लोगों के बयान लेने के लिए एसपी साहब आ रहे हैं। तो लोग आ चुके हैं जिनका बयान होना है, और वो बाहर बैठे हैं बिल्कुल चुप। जिसका बयान होना है वही भीतर आएगा, और एकदम इकल्ला। तो उन लोगों के साथ ना कई लोग और आ गए हैं, तो थानेदार उन्हें समझा रहा है कि तुम इतने लोग क्यों आए हो, जिनका बयान होना था वही आने चाहिए थे। तो वो कहते नहीं, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। तो उन्हें थाने से थोड़ी सी दूर सामने एक पेड़ के नीचे बैठा दिया गया है, और समझा रहा है कि चुपचाप बैठे रहना, जिसका बयान होना है सिर्फ वो ही अंदर जाएगा। जो थानेदार है ये जोरावर की तरह ही दा साहब के पाले में है, और इस तरह की बातें आगे स्पष्ट होंगी। अब सब बैठ गए हैं। एसपी साहब, अब जो एसपी साहब की जीप है वो आ गई है। तभी जीप की आवाज़ सुनाई दी। थानेदार एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। एसपी साहब के उतरते ही एक कड़कदार थानेदारी सलूट मारा। अब थानेदार साहब आ गए हैं और अंदर बैठे, एसपी साहब सक्सेना आ गए हैं। एसपी सक्सेना साहब आ गए हैं और अंदर गए हैं थाने में, और कह रहे हैं थानेदार को कि किसी के साथ किसी भी तरह की सख्ती नहीं बरती जाएगी, समझे। सक्सेना ने बहुत ही ठंडे लहजे में आदेश को एक बार दोहराया, और सक्सेना ने भी तय कर लिया कि मिठास से पेश आएगा और विश्वास जीत कर ही जाएगा। तो ये सब बात। अब सबसे पहले जोगेश्वर साहू को बुलाया गया है। जोगेश्वर साहू है जो एक दुकान है उसकी, तो उससे पूछताछ की जाएगी। जोगेश्वर आदेश के साथ चौकीदार नाम गुहारता हुआ बुलाने चला गया। थोड़ी देर में जोगेश्वर साहू थर्राता हुआ भीतर घुसा। तो पूछते हैं, सक्सेना साहब कहते हैं कि चलो बताओ तुम्हें क्या पता है। नाम, उम्र और पेशे की खाना पूरी करने के बाद पहला प्रश्न आया, तुमने विशेषर की लाश किस समय देखी? सक्सेना साहब पूछ रहे हैं जोगेश्वर से। जी यही कोई भोर 4:30-5 बजे का समय होगा। उस समय तुम क्या करने गए थे उधर? जी दिशा फरागत के लिए उसी रास्ते से जाना पड़ता है। तुम्हें दूर से कैसे पता लग गया कि पुलिया पर लेटा हुआ आदमी मरा हुआ है? तो वो कहता है, सर बिल्कुल पता नहीं लगा साहब, मैंने पास जाकर उसे जगाना चाहा कि कहीं यह पुलिया से गिर न जाए। कोई आदमी सोया हुआ है, तो पता चला कि यह तो विशेषर है और उसकी सांस नहीं चल रही थी। और वो बाद में रिटाते हुए कहता है, मैं तो भला करने गया था पर सरकार मैं फंस गया। तो फिर पूछते हैं किस तरह का लड़का था वह? सक्सेना पूछते हैं जोगेश्वर से कि वह किस तरह का लड़का था। तो जोगेश्वर, अरे एकदम सिरफिरा साहब, हम तो कहें कि सारे गांव के लिए बला था ससुरा। सक्सेना ने सिरफिरा को रेखांकित किया, और फिर ऐसे ही पागल और आवारा जैसे शब्द जोगेश्वर ने विशेषर के बारे में प्रयोग किए।
जिसका दिमाग ठीक होगा वह कुछ काम धंधा नहीं करेगा, धंधा रोजगार नहीं करेगा, सो सब कुछ नहीं। मतलब वो ऐसा धंधा रोजगार नहीं करता था, आवारा घूमता था, ऐसा जोगेश्वर बता रहा है। अब सक्सेना साहब ने जोगेश्वर साहू से प्रश्न किए कई। जोगेश्वर से बात करने के बाद फिर जब जोगेश्वर बाहर चला जाता है तो सक्सेना एसपी साहब थानेदार से पूछते हैं कि बताओ ये जोगेश्वर कैसा आदमी है। एकदम गौ सर, बहुत भला और शरीफ आदमी है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सबसे दूर, थोड़ा डरपोक जरूर है। जब से सुना सक्सेना ने अंकुश लगा दिया। तो थानेदार साहब ये सब कह रहे थे, बता रहे थे जोगेश्वर के बाद में। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, एसपी साहब सक्सेना ने। थोड़ी देर बाद महेश शर्मा हाजिर हुए। अब दूसरा बयान किसका होना है? महेश शर्मा का। महेश शर्मा क्या है? ये एक वो है रिसर्चर जो गांव में आया हुआ है रिसर्च करने के लिए। अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव में क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल के बारे में ये है रिसर्च कर रहा है। अब तो फिर सक्सेना साहब महेश शर्मा से एक प्रश्न कर रहे हैं, विशेषर से कैसे परिचय हुआ आपका? अपने काम के सिलसिले में हम गांव के अलग अलग लोगों से मिलते थे तभी हुआ। तो महेश शर्मा ने कहा कि अपने काम के सिलसिले में हम मिल रहे थे तभी हम विशेषर से भी मिले। तो सक्सेना ने पूछा, हम लोग? क्या और लोग भी हैं आपके साथ? जी हाँ, एक और साथी भी है, अखिलन रामचंद्रन भी है मेरे साथ। अब वो कहाँ है? माँ की बीमारी का तार पाकर गांव चला गया है। फिर अपने को ये सब बातें हो रही है। मिस्टर महेश से वो प्रश्न कर रहे हैं सक्सेना साहब कि क्या थी उसकी परेशानी, उसका दुख? वही तो जानता हूँ मैं, कोई निजी कारण था, जानना चाहता हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं कि कुछ दुखी सा रहता था। महेश शर्मा ने कहा कि विशेषर दुखी रहता था। तो सक्सेना कहते हैं मैं वही जानना चाहता हूँ कि किस कारण से वो दुखी था। तो महेश एक क्षण चुप रहा, फिर एकदम सर झुकाकर बोला, नहीं साहब, शब्दों में नहीं बांध पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या कारण है शब्दों में बांधना। तो सक्सेना साहब कहते हैं आप एक रिसर्चर हो और आप एक व्यक्ति के बारे में इतना नहीं बता पाओगे। तो ये सब बातें उनके बीच में हो रही है। तो वो बताता है, उसका कहना था कि पूरे का पूरा मामला जानबूझकर दबा दिया गया है। कि वो उस मामले की बात कर रहे हैं जो झोपड़ियों में आग लगी थी और 9 आदमी जिंदा जले थे, ख़त्म हो गए थे। तो उसी बारे में बता रहे हैं कि जो विशेषर है ना, इस बात पर कहता था कि पूरे का पूरा मामला जानबूझकर दबा दिया गया है। झूठी तसल्ली देने के लिए बेचारे कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। विशेषर ऐसा कहता था कि पूरा मामला जानबूझकर दबाया गया है। ये महेश शर्मा बता रहा है सक्सेना एसपी को। अच्छा, फिर ये पूछते हैं उसका अपना काम करने का तरीका क्या था? कि विशेषर क्या काम तो शायद कुछ करता ही नहीं था। विशेषर के बारे में बता रहे हैं महेश शर्मा। क्यों, सुना है हरिजनों और खेत मजदूरों को मालिकों के खिलाफ भड़काया करता था। नक्सली भी तो यही करते हैं। क्या वो नक्सली था? तो कहते हैं नहीं साहब, नक्सली तो वो नहीं था। देखिए सर, बात यह है कि वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं था, पर वो लोगों को जागरूक करता रहता था। तो सक्सेना एक क्षण चुप रहे, फिर बात को दूसरी ओर घुमाकर पूछा, अच्छा बताइए कि जब यह अपनी परेशानी की बात आप लोगों को बताया करता था तो आप लोग क्या कहते थे उसे? तो ये कहता है कि हम तो यही कहते थे कि हम रिसर्चर हैं और हमें ऐसे गांव की समस्याओं में हस्तक्षेप करने का कोई आदेश नहीं है। हम सारी बातों से एकदम तटस्थ रहेंगे। ये हमें कहकर पहले हमारे काम की पहली शर्त यही होती है कि हम सारी बातों से एकदम तटस्थ रहेंगे। ये शर्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि एक रिसर्चर को वही तटस्थ रहकर ही काम करना होता है। इसी बात को लेकर तो बिशु बहुत नाराज रहता था हमसे। सक्सेना कहते हैं, सक्सेना से वो कह रहा है कि इसी बात को लेकर बिशु हमसे नाराज था। महेश कह रहा है कि क्यों? फिर सक्सेना पूछते क्यों नाराज था?
केवल नाराज ही नहीं, लड़ता था बाकायदा हमसे कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग खाली तमाशबीन ही बनकर बैठे रहेंगे तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा। कि वो लड़ता था कि आप पढ़े लिखे लोग हो, आप इस समाज को, इन गरीब लोगों की मदद नहीं करोगे, इनको नहीं जागरूक करोगे तो कौन करेगा। ये विशेषर महेश से ऐसी बातें करता था। तो ऐसी बातें करते करते फिर महेश वो थोड़ा सा भावुक हो गया है। एकाएक महेश की आंखों से आंसू छलक आए, फूट पड़ा वह। फिर सक्सेना साहब ने उसे तसल्ली दी, बी काम मिस्टर महेश, मतलब थोड़े से तसल्ली दी, बी काम। कमीज की बाहों से आंखों की कोरों को पोंछते हुए महेश ने कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, इस विषय में मैं और कोई बात नहीं कर सकूँगा। और फिर कहा सक्सेना ने, ठीक है मिस्टर महेश, इस समय आप जा सकते हैं। तो महेश के भी बयान हो गए हैं। अब किसके बयान होने हैं? हीरा को बुलवाओ। अब सर जो एसपी सक्सेना है, इन्होंने कहा कि विशेषर के पिता है ना जो, हीरा को बुलवाओ। अब हीरा को अंदर लाया जा रहा है। तो हीरा के साथ उसका भाई गणेशी है, वो भी साथ आ रहे हैं, पर थानेदार साहब उसे धमका रहे हैं कि सिर्फ हीरा को ही अंदर जाना होगा, तुम क्यों जा रहे हैं। तो गणेशी कहता है कि नहीं, सहारा दूंगा मैं भाई को, वो टूटे हुए हैं। तो फिर एसपी सक्सेना कहते हैं कि आने दो इसे भी साथ में। और हीरा और गणेशी अब अंदर आ गए हैं। अब हीरा का बयान होगा। हीरा से पूछ रहे हैं सक्सेना एसपी, पेज नंबर 76। तो पूछ रहे हैं कि विशेषर तुम्हारा बेटा था? जी सरकार, सबसे बड़ा। उसकी उम्र 1, 20 और 8 बरस, मतलब कि 28 बरस। भादों का ही तो जन्म रहा सरकार। ऐसे सब कुछ जानकारी दे रहा है हीरा अपने बेटे के बारे में। काम करता था? कुछ नहीं, ऐसे उसने जवाब दिया कि कुछ काम तो नहीं करता था। तो वो कहता है कि लड़ाई झगड़ा दंगा मारपीट किसी के साथ कुछ किया था उसने? तो हीरा जवाब देता है, नहीं नहीं। एकदम उछलकर हीरा बीच में ही बोला, कुछ भी नहीं, हमार बिसु कोनो दिन काहू से मारपीट नहीं की हिस। अपने बिसु के बारे में बताता है कि मारपीट किसी से नहीं करता था, वो काम नहीं करता था, पर ऐसे मारपीट वगैरह का, झगड़े का उसका कोई ऐसा नहीं था लोगों के साथ। पर उसे